30 जनवरी साल 1925। तो केंटकी स्टेट में एक सैंड केव है और फ्लॉयड कॉलिंस अपने हाथ में एक केरोसिन लालटेन लेकर वो 5 फुट की होल में घुसते हैं। केव बहुत छोटी थी तो वो घुटनों पर चलकर आगे जाता है और सरफेस में चारों तरफ से नुकीले पत्थर निकले हुए थे और वो एक शूट सेक्शन में पहुंचता है जिसे इन्होंने कुछ महीने पहले ही खोदकर बनाया था। पूरे केव में अंधेरा थी और वो केरोसिन लालटेन ही इसकी आखिरी उम्मीद थी। और अब वो पहुंचता है टर्न अराउंड रूम के पास और ये ऐसी जगह थी जहाँ एक्सपीरियंस केवर भी आने से कतराते थे, नो 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 थैंक यू, और टर्न होकर वापस चले जाते थे। और इसी वजह से इस सेक्शन का नाम टर्न अराउंड पड़ी, क्योंकि आगे जाने का मतलब था केवर को क्रॉस करना था 9 इंच की होल से। द स्क्वीज, अगर कॉन्टेक्स्ट में बताए तो 500 ml की कोला की बोतल की लेंथ जितनी होती है उतने ही इस होल की लेंथ थी और यहाँ आने का मतलब था वो एग्जैक्टली इस तरह दिखने वाला था। फ्लॉयड धीरे धीरे इस होल में गायब हो रहा था। उसके कपड़े चारों तरफ के नुकीले क्रिस्टल से फट रही थी और इसे आगे जाने से रोक रही थी। वो सिर्फ अपने पैर के सहारे ही खुद को पुश कर रहा था और अब वो एक वाइडर ओपनिंग के पास पहुंचता है जहां एक लेस थी और उस लेस से इसको क्रॉस करके 10 फीट नीचे जानी थी। वो रस्सी को पत्थर में बांधकर नीचे उतरता है और आगे केव की एंडिंग थी और इसे यहाँ एक काम करना था। वो काम कर रहा था दूसरे ओपनिंग के लिए और ये जगह किसी के लिए भी फिट होने के लिए बहुत छोटी थी। वो इस जगह को खोदकर दूसरी साइड जाना जा रहा था जहाँ एक बड़ी क्रिस्टल चेम्बर थी और ये कुछ इस तरह से दिखने वाली थी। वो जगह एक प्रिस्टीन व्हाइट क्रिस्टल से बनी थी, एक नई जगह, जैसे कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता हो। फ्लॉयड महीनों से यहाँ के पत्थरों को निकाल रहा था और ये इसके लिए रोज की रूटीन थी। तो फ्लॉयड हर बार की तरह आज भी काम करके वापस निकल रहा था, खुद को घसीटते हुए, जैसे कि वो अंदर आया था। दीवार इतनी टाइट थी कि वो अपने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था और वो बीच रास्ते में ही रुक जाता है क्योंकि इसकी केरोसिन की लालटेन डीम हो रही थी। और थोड़ा आगे बढ़ते ही फ्लॉयड के हाथ से लालटेन छूट जाती है और लालटेन गिरकर टूट जाती है और अब वो पूरे अंधेरे केव में अकेला था। क्योंकि सिचुएशन अब बिगड़ चुकी थी लेकिन वो फिर भी रिलैक्स था। वो 60 फीट नीचे अंधेरे केव में अकेला चल रहा था और उसी टाइम वो गलती से अपने पैर से एक लूज पत्थर पर मार देता है और वो 15 किलो की पत्थर इसके एंकल पर गिर जाती है। वो दूसरे पैर से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है लेकिन स्पेस बहुत कम थी। वो पत्थर उनके होल में फिट हो जाती है एंड सडनली और भी छोटे छोटे पत्थर इसके पैर पर गिरती है। फ्लॉयड एक ऑकवर्ड पोजीशन में अटक चुका था और वो जितना भी फोर्स लगाता निकलने के लिए बट इट वाज इम्पॉसिबल। वो जितना भी हिलने की कोशिश करता और ये पत्थर इस पे गिरने लगते और सिचुएशन और भी बुरी हो जाती। नुकीले पत्थर इसके पीछे गड़ रही थी और वहाँ के बर्फ के पानी के ड्रॉपलेट्स इसके फेस पर सीधा गिर रही थी। अब इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन थी, कॉल आउट फॉर हेल्प। चिल्लाने के सिवा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। ये है सैंड केव और फ्लॉयड एक एब्सोल्यूट डार्कनेस में फंस चुका था, वो भी जमीन के 60 फीट नीचे। और अब शुरुआत होती है फ्लॉयड कॉलिंस की सर्वाइवल रेस। सो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मारूफ और आप देख रहे हो फ्लॉयड कॉलिंस, ए रेस अगेंस्ट टाइम एंड सर्वाइवल। Kentucky cave explorer Floyd Collins has been trapped in Sand Cave. Collins was negotiating a small cavern tunnel when he was pinned by fallen rocks and debris at 10 a.m. on Friday morning. So far, efforts to free him have been unsuccessful. फ्लॉयड कॉलिन 20 जून साल 1887 में पैदा होते हैं लोगन काउंटी केंटकी में और फ्लॉयड के केव एक्सप्लोरिंग की कैरियर इसके सिर्फ 6 साल से शुरुआत हो जाती है और वो बचपन से ही केविंग के लिए काफ़ी पैशनेट था। वो डेली घंटों तक केविंग किया करता था और इनफैक्ट वो कभी कभी केव में सो भी जाया करता था और इसी कारण वो 1917 में एक न्यू केव को डिस्कवर करता है अपने फादर के फार्म लैंड पर और अब वो इन्वॉल्व हो चुका था केंटकी केव वॉर्स में। केंटकी केव वॉर्स को अगर सिंपल में बताऊं तो ये है एक ह्यूज नेटवर्क इंटरकनेक्टेड केव के मैमॉथ केव और ये एक्चुअली वर्ल्ड की लार्जेस्ट केव सिस्टम है। और इसी बीच में एक सिटी है जिसका नाम है केव सिटी और ये पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी के एरिया में दर्जनों केव है और इसी के कारण यहाँ पर फार्मिंग नहीं हो पाती और यहाँ केव टूरिज्म एज ए सोर्स ऑफ इनकम एक प्रोमिनेंट चीज़ बन जाती है। तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ केव ज़्यादा है लेकिन लोग कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ कंपटीशन बढ़ जाती है। और फ्लॉयड भी अपने केव को डिस्कवर करने के बाद वो इसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट करता है लेकिन लोग फिर भी इसके केव में नहीं आते क्योंकि इसके केव में कोई यूनिकनेस नहीं थी। तो फ्लॉयड बाद में दूसरे के प्राइवेट प्रॉपर्टी पर एक दूसरी केव को डिस्कवर करता है और लैंड ओनर और इसके बीच में एग्रीमेंट होती है कि प्रॉफिट में 50% शेयर आपस में स्प्लिट होने वाली थी। और अब बस फ्लॉयड को उस केव को अट्रैक्टिव बनानी थी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए और क्योंकि केव की लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, वो सिर्फ हाईवे से 100 यार्ड की दूरी पर थी और इस केव में एक यूनिकनेस भी थी। इस सैंड केव में एक चेम्बर थी जो कि जिप्सम क्रिस्टल से बनी थी और वो कंपैरेटिवली दूसरे केव से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती थी।
लेकिन इस जगह जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और फ्लॉयड इसके रास्ते निकालने के लिए महीनों से काम कर रहा था। फ्लॉयड बहुत पैशनेट था। वो डेली 12 घंटों तक केव में पत्थरों को हटाता रहता था जिससे वो जगह इसे मिल जाए। और इवेंचुअली 30 जनवरी साल 1925 में, उसी दिन जिस दिन वो अटकने वाला था, उसी दिन वो उस क्रिस्टल चेंबर को ढूंढ निकालता है। वो बहुत खुश था। वो उस चेंबर को घंटों तक देखता रहता है क्योंकि ये इस जगह में आने वाला हिस्ट्री में पहला इंसान था। वो एक्साइटेड था अपनी फैमिली को इस डिस्कवरी के बारे में बताने के लिए, लेकिन ऊपर वाले ने इसकी किस्मत में कुछ और ही लिख रखी थी। खैर वो वापस लौटते समय यहाँ बुरी तरह से 60 फीट की गहराई में अटक जाता है जहाँ इसे हिलना भी पॉसिबल नहीं थी। वो पूरे अंधेरे केव में चिल्ला रहा था और थकने के बाद वो कुछ देर रुक जाता है और फिर कुछ देर सो लेता है और फिर वापस जागने के बाद वो वापस चिल्लाता है, लेकिन इसकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं था और वो इस अंधेरे में 23 घंटे तक ऐसे ही चिल्लाता रहता है। जनवरी की पूरी दिन और पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन इसे सुनने वाला कोई नहीं था। इसकी किस्मत अच्छी होती है। प्रॉपर्टी के 2 ओनर एड एस्टस और डी बॉयल केव के एंट्रेंस के पास आ जाते हैं और डी बॉयल का एक बेटा भी था जो उसके साथ आया था, जोएल। वो फ्लॉयड के कोट और टोपी को केव के बाहर टंगे हुए देख लेता है। सो वो थोड़ा अंदर जाकर फ्लॉयड को आवाजें देता है, लेकिन फ्लॉयड की तरफ से इसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलती। सो वो थोड़ा और अंदर जाता है और टर्न अराउंड सेक्शन के पास पहुंचता है जहां वो स्क्वीज होल थी और वहां से चिल्लाता है और तभी वो स्क्वीज होल के अंदर से फ्लॉयड की आवाजें आती है चिल्लाने की। क्योंकि केव हाईवे पर थी तो लोगों की भीड़ लग चुकी थी और होमर फ्लॉयड कोलिन का छोटा भाई था और फ्लॉयड के केव में आने से पहले फ्लॉयड ने ऑलरेडी होमर को अपने साथ चलने को कहा था, लेकिन होमर ने मना कर दिया था। लेकिन अब होमर पैशनेट था अपने भाई को वहां से किसी तरह से भी निकालने के लिए। होमर डिस्परेटली केव में घुसता है और स्क्वीज एरिया को क्रॉस करता है। रफ सरफेस से इसे स्क्रैचेस आ रही थी, लेकिन वो सभी को इग्नोर करते हुए फ्लॉयड के पास पहुंचता है और जल्द ही होमर के पैर फ्लॉयड के फेस को टच करती है। लेकिन यहाँ चीजें सही नहीं थी, सिचुएशन और खराब हो रही थी। तो सिचुएशन ऐसी थी कि तो फ्लॉयड यहाँ था और पत्थर यहाँ के इसके एंकल को दबाए हुए थे और वो भारी वजन के छोटे छोटे पत्थर से चारों तरफ से गिरा था और छोटे पत्थर के पहाड़ इसके ऊपर थी जो गिरने के लिए रेडी थी। क्योंकि ये ओपनिंग बहुत छोटी थी तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन थी। ऑप्शन 1, होमर को पहले पैर नीचे करके आना था, लेकिन इससे वो फ्लॉयड को टच भी नहीं कर सकता था, इसके बॉडी ही इसे रोक रही थी। ऑप्शन 2, अगर होमर पहले अपने सर को नीचे लेकर जाए, लेकिन इससे इसे एक्सेस तो मिलेगी, लेकिन इसे 100 किलो से ज्यादा पत्थर अपसाइड डाउन पोजीशन में होकर हटाना होगा और प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ जगह बहुत कम थी। तो सबसे पहले फ्लॉयड को बहुत सारी सैंडविचेस खिलाई जाती है और इसे बहुत सारी कॉफी भी पिलाई जाती है जिससे वो गर्म रह सके। फ्लॉयड होमर को बताता है कि उन्होंने फाइनली वो क्रिस्टल चेंबर को देख लिया है और कहता है अगर वो यहाँ से बाहर निकल गया तो वो इस जगह में कभी दोबारा नहीं आएगा। अब होमर अपने काम पर लग जाता है। होमर अगले 8 घंटों तक अपसाइड डाउन पोजीशन में होकर पत्थरों को यहाँ से हटाता है इस कैन की मदद से। और वो जिस तरह से पत्थर हटा रहा था और भी पत्थर ऊपर से नीचे आकर फ्लॉयड के पास जमा हो जा रहे थे और इसकी सारी मेहनत बेकार हो जा रही थी। होमर जितना कर सकता था उन्होंने उतना किया, लेकिन वो भी छोटी सी जगह में एग्जॉस्ट हो जाता है। इसे अकवाकाहट होने लगती है और आखिरकार वो भी केव से बाहर आ जाता है। और जब वो बाहर आता है तो वो ये देखकर सरप्राइज था कि बाहर 100 से ज्यादा लोग ये तमाशा देख रहे थे और आपस में बहुत ही स्टूपिड बातें कर रहे थे कि अगर वो अंदर केव में गए तो कैसे वो बहुत आसानी से फ्लॉयड को बचा लेंगे। एंड और भी वो तरह तरह के लॉजिकल बातें कर रहे थे। फ्लॉयड के ट्रेजेडी की खबर आग की तरह फैल चुकी थी और बहुत सारे रिपोर्टर होमर से इंटरव्यू लेना चाह रहे थे और वो फ्लॉयड के बारे में जानना चाह रहे थे। लेकिन होमर परेशान था, वो किसी को भी इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड नहीं था। बाहर के दर्जनों लोग केव के अंदर जाते हैं और जब वो टर्न अराउंड सेक्शन के पास पहुंचते हैं जहां वो 9 इंच की स्क्वीज होल थी, वो देखकर सब डर जाते हैं और वापस चला। तो यहाँ एक रिपोर्टर विलियम मिलर भी था जो होमर से इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन होमर को किसी रिपोर्टर की जरूरत नहीं थी, उसे एक दोस्त चाहिए थी जो इसकी मदद कर सके। वो गुस्से में रिपोर्टर को कहता है, लिसन, इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन देन व्हाई डिडंट यू गो इनटू द होल एंड लुक योरसेल्फ। और पता है विलियम मिलर ये सुनकर एग्री कर जाता है। यस, वो केरोसिन लालटेन लेकर केव के अंदर घुसता है और अंदर जाते ही केव के फर्श पर हल्की हल्की पानी आई हुई थी, क्योंकि बाहर के जो लोग थे बहुत नमूने लोग थे। वो ठंड से बचने के लिए बाहर बॉनफायर जला रहे थे, बिना ये जाने हुए कि इसकी वजह से केव के अंदर क्या नुकसान होगी। टर्न अराउंड सेक्शन में स्क्वीज होल को देखकर मिलर भी डर जाता है, लेकिन अगर वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता तो वो भी सभी की तरह उसकी कैटेगरी में आ जाता। तो इसलिए वो 9 इंच की होल में घुस जाता है और अंदर नुकीले पत्थर होने के बावजूद भी वो फ्लॉयड के पास पहुंचता है और वो उससे इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है। आई कांट बिलीव दिस कि वो इस सिचुएशन में भी फ्लॉयड से इंटरव्यू ले रहा था, लेकिन फ्लॉयड जवाब देने की हालत में नहीं था और अब वो ठंडे बर्फ के पानी में भी लेटा हुआ था। बेसिकली वो मर रहा था।
मिलर भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता था और वो भी केव से बाहर आ जाता है। होमर बाहर में मिलर को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि एक अकेला मिलर ही ऐसा था जो अंदर जाने की हिम्मत कर रहा था, वरना बाकी तो सब ऐसे ही थे। और अब 2 लोग थे जो रेस्क्यू में फ्लॉयड की मदद कर रहे थे। मिलर फ्लॉयड की खबर न्यूज़पेपर में फुल डिटेल में छापता है और इसकी रिपोर्टिंग नेशन वाइड स्टोरी बन जाती है। स्टोरी की अपडेट हजारों लोकल और नेशनल न्यूज़पेपर में छप और लोग रेडियो के थ्रू घंटे घंटे में इसकी अपडेट ले रहे थे। इसकी कहानी अमेरिका में फैलते ही जा रही थी और सबके जवान पर एक ही सवाल थी कि फ्लॉयड कॉलिन कब बाहर निकलेगा। अब तक स्टोरी में तीसरा कैरेक्टर आता है, रॉबर्ट वर्डन, और ये तीसरा पर्सन था जिसने स्क्वीज को क्रॉस करके रॉबर्ट से मिला था और इसका प्लान था फ्लॉयड की बॉडी को रस्सी से बांधकर खींचने का। फ्लॉयड अब तक होश में नहीं था, इसकी आंखें खुल रही थी फिर कभी बंद हो रही थी। रॉबर्ट इसे किसी तरह से एक बेल्ट की जैकेट पहनाता है और इसे कॉफी देता है पीने के लिए और इसे खाने के लिए भी देता है और साथ में एक टैबलेट देता है जिससे इसे कम दर्द होने वाली थी और इसे रिलैक्सेशन महसूस होने वाली थी। और तीनों होमर, मिलर, रॉबर्ट रस्सी को पकड़ते हैं और अब होने वाली थी टग ऑफ वॉर, केव वर्सेस 3 मैन, और जीतने वाले को मिलने वाली थी फ्लॉयड कॉलिन। और रस्सी के पीछे 3 और आदमी थे जो इसे खींचने में मदद कर रहे थे। तो टोटल 6 आदमी होकर रस्सी को खींच रहे थे। तो फ्लॉयड अटका हुआ था इस तरह से और रस्सी खींच रही थी इसे इस तरह से। इसके शरीर सीलिंग से कंप्रेस हो रही थी और वो मर भी सकता था। फ्लॉयड दर्द में चिल्ला रहा था, वो भीख मांग रहा था रुकने के लिए। स्टॉप स्टॉप, इट्स गोइंग टू पुल मी इनटू 2 पार्ट्स। कोई प्रोग्रेस नहीं होती, फ्लॉयड को सिर्फ दर्द मिल रही थी। टग ऑफ वॉर में वो तीनों हार चुके थे और केव जीत चुका था। थक हार कर मिलर अपने सर वापस चला जाता है और वहां जाकर वो इसकी डिटेल रिपोर्टिंग करता है और इसके आर्टिकल बहुत ही कम टाइम में फेमस हो जाती है, जिससे फ्लॉयड कॉलिन अब एक नेशनल न्यूज बन चुकी थी। इसके बाद मिलर वापस सैंड केव पहुंचता है तो वो देखता है कि किसी ने केव के अंदर लाइट बल्ब लगा दी है और मिलर उसी में से एक बल्ब को लेकर फ्लॉयड के कॉलर में बांध देता है जिससे इसे गर्मी मिलती रहे। और मिलर फ्लॉयड को कहता है कि बाहर हजारों लोग तुम्हारे बारे में जान चुके हैं और सभी तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। फ्लॉयड यहाँ 100 घंटों से अटका हुआ था और वो न्यूज़पेपर के माध्यम से कहता है, I believe I would go to heaven. I can feel that I'm going to be taken out alive with my both feet. I kept thinking what would happen if the rock above me would fall. I kept thinking to drive my mind to something else, but it wasn't much use. I couldn't do much to help those who came to help me. But I knew that a lot of people were willing to do all in their power and it gave me courage. Tuesday morning I thought to be myself 4 days down here and no nearer freedom that I was on first day. How it will end? Will I get out? I couldn't think of it. I have faced death before. It wouldn't frighten me, but it is so long. फ्लॉयड की बातें अब तक पूरे देश में फैल चुकी थी और सभी लोग इसी के बारे में बातें कर रहे थे। देश के लोग चर्च में जा जाकर इसके लिए प्रे कर रहे थे और यहाँ तक कि यूएस के प्रेसिडेंट भी कैल्विन कूलेज इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। और ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच की 3rd लार्जेस्ट नॉन पॉलिटिकल स्टोरी बन चुकी थी। केव के बाहर लोगों की भीड़ 1000 से बढ़कर 10,000 हो चुकी थी। केव के आसपास सारे होटल्स बुक हो जाते हैं और रेस्टोरेंट में खाना कम पड़ जाती है। यहाँ तक कि वहाँ इतनी भीड़ थी कि वहाँ के लोगों ने ओयो का लाइट वर्जन भी ओपन कर दिया था। आसपास के घर में रहने वाले लोग विजिटर्स को $10 में अपने घर में जमीन पर सोने को दे रहे थे। यहाँ तक कि बाथ-टब में भी बेड लगाकर लोगों को सोने दे रहे थे। यस, आई एम नॉट किडिंग, ऐसा सच में हुआ था। 4,500 से ज्यादा व्हीकल वहाँ केव के बाहर लग चुकी थी 1 मील की रेडियस में। यह है कारमाइकल, सुपरिटेंडेंट ऑफ केंटकी रॉक असफाल्ट कंपनी, और ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्लॉयड को रेस्क्यू करने आए थे और वो अपने साथ कुछ रेस्क्यू की टीम और मिलिट्री के लोग भी अपने साथ लाए थे। और कारमाइकल होमर के रेस्क्यू स्ट्रेटजी से बिल्कुल खुश नहीं थे। तो सबसे पहले वो पूरी केव की सर्वे करवाते हैं और पता चलती है कि केव के बाहर हजारों लोग थे और सभी लोगों के मूवमेंट की वजह से ये केव कोलैप्स हो सकती थी। और अब तक केव के अंदर छोटे छोटे लूज पत्थर गिरने भी लगे थे। और कारमाइकल की टीम में एक पर्सन था, केसी जोस, जो केव के अंदर स्क्वीज एरिया को क्रॉस करके फ्लॉयड तक पहुंचता है, जहां फ्लॉयड हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। और तब तक टर्न अराउंड सेक्शन के पास छोटे छोटे पत्थर गिरने भी लगी थी और एकदम से सीलिंग और तेजी से गिरने लगती है और केसी अब वापस जाना चाह रहा था। लेकिन फ्लॉयड कहने लगता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है और केसी फ्लॉयड के और पास आकर फ्लॉयड को कॉफी पिलाने लग जाता है। लेकिन अब फ्लॉयड सर घुमाकर कॉफी पीने से इनकार कर देता है और इस पॉइंट तक केसी रियलाइज कर लेता है कि यहाँ चल क्या रहा है। फ्लॉयड एक्चुअली में पीने के लिए नहीं मांग रहा था। फ्लॉयड जानता था कि वो 5 दिन से यहाँ ट्रैप है और इसे यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है और अब वो कम्प्लीटली सेल्फिश बन चुका था। वो जानता था वो हमेशा इस गेम में ट्रैप रहने वाला है और यहाँ वो अकेला ट्रैप नहीं होना चाहता था। केसी जैसे ये बात को समझता है वो तुरंत घूमकर वापस भागने लगता है और वो किसी तरह से फाइनल स्क्वीज के पास पहुंचता है। इसके चारों तरफ पत्थर गिर रहे थे और वो किसी तरह से बाहर निकल जाता है और फिर बाहर सभी लोग साथ मिलकर केव को कोलैप्स होते हुए देखते हैं।
और एक जो रूट थी जिससे फ्लॉयड के पास पहुंचा जा सकता था वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी, हमेशा के लिए। इसका मतलब अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन थी। ऑप्शन 1, हार मान लो। ऑप्शन 2, ऊपर से खोद कर डायरेक्टली फ्लॉयड के पास एक नया होल बना दो। फ्लॉयड ये इमेजिन भी नहीं कर रहा होगा कि उसके 55 फीट ऊपर किस लेवल की और किस स्केल में ऑपरेशन चल रही थी। कारमाइकल के पास हाईटेक मशीनरी थी, शहर से कई प्रोफेशनल ग्रुप इस पर काम कर रहे थे और अब ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज्ड रेस्क्यू मिशन बन चुकी थी। सभी को यहाँ फुल तेजी से काम करनी थी, जितना वो कर सकते थे। कारमाइकल एक्सपीरियंस पर्सन थे और उन्हें 55 फीट नीचे जमीन के अंदर खोदनी थी, तो इसके लिए वो कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। तो टोटल 75 लोग थे रेस्क्यू में और वो हर घंटे 2 फीट खोद सकते थे। तो इन्हें टोटल 55 फीट खोदनी थी, तो इन्हें रफली 30 घंटे लगने वाली थी। लेकिन सवाल ये थी कि क्या फ्लॉयड इतने देर तक जिंदा रह सकता है? तो यस, एब्सोल्युटली वो इस तरह से जिंदा रह सकता है। वो खोदना शुरू करते हैं और कारमाइकल जानता था कि दिस वॉज ए रेस अगेंस्ट टाइम और ये 2 लोग अपने फुल कैपेसिटी में काम कर रहे थे। और कारमाइकल ने इसके पीछे और भी कई सारे लोग लाइन में लगा दिए थे और अगर ये 2 लोग थोड़ा भी स्लो होते तो इन्हें 2 नए लोगों से रिप्लेस कर दिया जाता। धीरे धीरे ओवरऑल प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। इंटरेस्टिंगली केव के बाहर इतने लोग थे कि अगर फ्लॉयड इसे खुद से देखता तो उसे यकीन नहीं होती। और प्रैक्टिकली बताऊं तो यहाँ सब कुछ चल रही थी। यहाँ फेरिस व्हील थी, फूड स्टॉल्स थी, फैमिलीज और चर्च के लोग यहाँ ग्रुप बनाकर पिकनिक कर रहे थे। कुछ आसपास के दारू बनाने वाले लोग यहाँ दारू भी बेच रहे थे और इनफैक्ट यहाँ पर कुछ लोग ड्रग भी स्मगल कर रहे थे। और यहाँ एक ब्लडी जगलर भी था जो बॉल घुमा रहा था। अगर मैं इन सब चीज़ों को सिंपल में बताऊं तो यहाँ मेला लग चुकी थी। और अब यहाँ स्टोरी में एक मोड़ आती है। तो बात ये थी कि लोगों को एक्चुअली में पता नहीं थी कि फ्लॉयड किस तरह से एक्चुअली में ट्रैप हुआ है और न्यूज़पेपर भी इसकी कुछ खास मदद नहीं कर रहे थे। सो ऑब्वियस क्वेश्चन थी कि फ्लॉयड अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है और इसके लिए अफवाह फैलना शुरू हो जाती है। I heard they didn't even want to have him rescued at all. दूसरा कहता है I heard they all are doing for publicity. मुझे तो लगता है फ्लॉयड ट्रैप हुआ ही नहीं है। और तो और र्यूमर और बुरी तरह से फैल जाती है। मैंने सुना कि फ्लॉयड रात में बाहर आता है और दिन में वो वापस केव में चला जाता है। और दूसरे लोग कहते हैं I heard Floyd went into cave and someone murdered him. ये पूरी चीज फ्रॉड है, यहाँ फ्रॉड चल रही है। और ऐसी ऐसी अफवाहों को होमर के लिए रोकना आसान नहीं थी। और यहाँ तक कि कुछ लोग ग्रुप बनाकर और क्रेजी काम करने लगते हैं। 3 लोगों की ग्रुप एक टेलीग्राफ ऑफिस में जाते हैं और उसमें से एक खुद को फ्लॉयड होने का दिखावा करता है और वो फ्लॉयड की माँ को टेलीग्राफ भेजते हैं। उसकी माँ जो ऑलरेडी कई साल पहले गुजर चुकी थी। प्लीज कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट दैट आई एम बरीड अलाइव इन ए सैंड केव। टेल मदर आई एम ऑल राइट एंड आई एम कमिंग होम। वर्कर्स जमीन में खोदने में बिजी थे और वो तरह तरह के जुगाड़ लगाकर अपने काम को तेज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चीजें और उल्टी हो चुकी थी। लोगों के काम करने की स्पीड बहुत कम हो चुकी थी। वो 1 घंटे में सिर्फ 4 इंच को ही खोद पा रहे थे। लेकिन सवाल ये थी कि क्या फ्लॉयड अभी तक जिंदा होगा? वो लाइट बल्ब याद है जो फ्लॉयड को गर्म रखने के लिए उसके कॉलर पर लगाई गई थी और उस बल्ब को पावर दी जा रही थी सिंपल कॉपर वायर से और उस कॉपर वायर से किसी इंजीनियर ने रेडियो एम्पलीफायर को कनेक्ट कर दिया था। देखो, जब फ्लॉयड सांस ले रहा था तो इसकी चेस्ट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी जिससे कॉपर वायर में फ्लक्चुएशन आ रही थी और उसकी रीडिंग डायरेक्टली रेडियो एम्पलीफायर में दिख रही थी और वो डिवाइस कंसिस्टेंटली फ्लॉयड के ब्रीदिंग पैटर्न को डिटेक्ट कर रही थी और यही फ्लॉयड के जिंदा होने की सबूत थी। सो सभी वर्कर काम करते जा रहे थे। ओरिजिनल एस्टिमेट सिर्फ 30 घंटे की थी लेकिन अब तक 144 घंटे लग चुकी थी और उन्होंने सिर्फ 44 फीट ही खोदा था और बारिश शुरू हो जाती है। और इनफैक्ट सिर्फ बारिश नहीं होती, ठंड में ओले गिर रहे थे और इसके बनाए हुए होल के भी कोलैप्स होने की चांसेस थी। अब तक फ्लॉयड के फंसे हुए 15 दिन हो चुके थे और अब इसको लेकर लोगों के बीच में एक्साइटमेंट कम हो चुकी थी और न्यूज़पेपर भी इसमें इंटरेस्ट लूज कर चुकी थी। विजिटर्स केव सिटी को छोड़कर जा रहे थे लेकिन अभी भी कुछ लोगों को उम्मीदें थी और फिर वो लाइट बल्ब जलना भी बंद हो जाती है और अब रीडिंग से फ्लॉयड के जिंदा होने का भी पता नहीं चल सकती थी। 16 फरवरी 1:30 मंडे। फाइनली 55 फीट की होल बनाई जा चुकी थी और वो केव ओपन हो जाती है और यह लाइकली थी कि कोई भी इंसान 17 दिनों तक इस केव में इस तरह जिंदा रह सकता था। 12 दिन बिना खाना के, 12 दिन बिना पानी के और वो लाइट बल्ब जिससे इसे गर्माहट मिल रही थी वो 4 दिन पहले ही बंद हो चुकी थी। सभी लोग इसे देखकर साइलेंस में चले जाते हैं। होमर टॉर्च जलाकर फ्लॉयड को देखता है तो फ्लॉयड का मुंह खुला था, उसके एक सोने की दांत चमक रही थी लेकिन वो मर चुका था। सभी लोग बाहर आकर बाकी के लोगों को न्यूज देते हैं, डैड फ्लॉयड कॉलिंस इज नो मोर।
रिपोर्टर के अकॉर्डिंग वो 3 दिन पहले ही मरा था, जिस दिन वो लाइट बल्ब जलना बंद हुई थी और उसके 1 दिन बाद तक ही वो जिंदा रह पाता है। अगर ये लोग 3 दिन पहले पहुंचते तो फ्लॉयड को जिंदा बचाया जा सकता था। सो वो सैंड केव फिर से कोलैप्स होने के कगार पर थी, तो इसीलिए फ्लॉयड के बॉडी को नहीं निकाला जाता है और उसे वहीं रखकर सील कर दी जाती है। अगले दिन फ्लॉयड की फैमिली फ्लॉयड के लिए फ्यूनरल रखती है अपने घर पर, लेकिन अब तक यहाँ कोई भी विजिटर्स नहीं थे। लेकिन पता है, स्टोरी अभी और भी इंटरेस्टिंग होनी बाकी थी। सैंड केव का ओनर बी डॉयल कम कमीना नहीं था। वो सैंड केव के बाहर एक साइन बोर्ड लगा देता है जिसमें लिखता है, कम ऑन विजिटर्स, टेक ए लुक, ओनली 50 सेंट्स पर विजिटर। उन्होंने फ्लॉयड के केव को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया था और अथॉरिटी जिसने रेस्क्यू की जिम्मेदारी ली थी वो बर्कर से डील तोड़ देते हैं और उन बेचारों को जमीन के खोदने का कुछ पैसा नहीं देते और उन्हें ऐसे ही वापस जाना पड़ता है। विलियम मिलर को 1926 में पुलिट्जर प्राइज मिलती है इसकी अच्छी रिपोर्टिंग के लिए, और होमर कॉलिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे फ्लॉयड के बॉडी को केव से बाहर निकालने के लिए। वो स्टेज पर क्राउड को रेस्क्यू की डिटेल स्टोरी बता कर डोनेशन जमा कर रहा था। इसकी एक मिशन थी फ्लॉयड को बाहर निकालना। I kept thinking of Floyd lying in the mud where he had suffered beyond our power to imagine. I would never have peace of mind if he remained there. So कई महीनों बाद होमर के पास पैसे हो जाते हैं। 17 अप्रैल 1927 होमर और उसकी टीम जमीन खोदना शुरू करते हैं और वो 1 वीक में ही ये काम कर लेते हैं। वो सबसे पहले इसके एंकल के पत्थर को रिमूव करते हैं और फिर उसके बॉडी को बाहर निकालते हैं जहाँ फ्लॉयड को ताजी हवा मिलती है। कुछ दिन बाद फ्लॉयड को अपने माँ की जगह पर कॉफिन में दफना दिया जाता है। लेकिन यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। 2 साल बाद कॉलिंस की फैमिली एक मेजर फाइनेंशियल इशू को फेस कर रही थी और उसी समय वहाँ एक डेंटिस्ट आते हैं, डॉक्टर हैरी बी थॉमस, और वो इन्हें अपने जमीन बेचने का ऑफर देते हैं। सेल दिस प्रॉपर्टी टू मी एंड आई विल गिव यू $10,000। लेकिन होमर इसे बेचना नहीं चाहता था। बट फ्लॉयड के फादर ली कॉलिन थोड़े से अल्कोहल से एडिक्ट थे और वो ये पैसे को देखकर ग्रीडी हो जाते हैं और वो बिना कुछ सोचे समझे अपने लैंड को बेच देते हैं। लेकिन थॉमस एक और एग्रीमेंट के साथ आया था और उसमें लिखा था, एवरीथिंग टू दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू थॉमस। इसका मतलब यहाँ की सभी चीजें थॉमस की होने वाली थी। और फिर थॉमस वो लैंड खरीदने के बाद फ्लॉयड के बॉडी को निकालकर एक ग्लास के कॉफिन में शोकेस के लिए रख देते हैं। और थॉमस के पास एक केव भी थी, तो वो उस केव में फ्लॉयड के बॉडी को रख देते हैं शोपीस के लिए। अब तक केव से ज्यादा फ्लॉयड कॉलिन पॉपुलर हो गए थे, यानी जहाँ भी इसकी बॉडी होती वहाँ विजिटर्स इसे फ्रीक्वेंटली देखने आते। सिंपल में बोला जाए तो फ्लॉयड की बॉडी खुद में ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी थी और थॉमस ने इसके जरिए अपने फेल होते हुए केव को एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदल लिया था। एंड ऑब्वियसली कॉलिंस के फैमिली को फ्लॉयड के बॉडी को ऐसे मिसयूज होते हुए देखकर उन्हें बुरा लगता है और वो इसके लिए कोर्ट में केस भी कर देते हैं। लेकिन इसकी थॉमस के साथ एग्रीमेंट बनी हुई थी, तो वो इस केस को हार जाते हैं और इसी तरह से थॉमस की ये बिजनेस 2 साल तक चलती है। लेकिन एक रात 19 मार्च 1929 में थॉमस के केव में 2 लोग आते हैं और फ्लॉयड की बॉडी को चुरा कर लेकर चले जाते हैं। और फ्लॉयड की बॉडी बाद में मिलती भी है एक जंगल के झाड़ियों में। लेकिन फ्लॉयड के वो पैर जिसके कारण वो केव में अटका हुआ था वो काटा जा चुका था। उसके वो पैर को किसी ने चोरी कर लिया था और वो दोनों चोर कौन थे ये किसी को नहीं पता। उस टाइम केविंग इंडस्ट्री काफी कम्पिटिटिव थी, तो हो सकता है उसी में से किसी ने फ्लॉयड की बॉडी को चुरा लिया होगा और उसके पैर को अपने केव में शोपीस के लिए रखे होंगे। लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। और हो सकता है फ्लॉयड को कॉलिंस के फैमिली ने ही चोरी की हो, लेकिन इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। सो वी कांट से एनीथिंग। बेचारा फ्लॉयड केव को अट्रैक्टिव बनाते बनाते खुद ही विजिटर्स के लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका था। जिस केव में भी इसकी बॉडी जाती वो केव असक्सेसफुल हो रही थी। इसके कारण फ्लॉयड के केव को अब मेटल बॉक्स में रखी जाती है और उसे चेन से बांधकर ताला लगाई जाती है। और अब फ्लॉयड पहले से कहीं ज्यादा ट्रैप हो चुका था। बाद में कई डिकेड के बाद 1989 में फ्लॉयड के केव को मैमोथ केव नेशनल पार्क के थ्रू खरीद ली जाती है और फ्लॉयड वाले केव को हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है और उसके एंट्रेंस पर स्टील गेट लगा दी जाती है। लेकिन कॉलिंस की फैमिली अभी तक ये सब होने पर ऑब्जेक्ट कर रही थी और फाइनली फ्लॉयड को उस केव से निकालकर मैमोथ केव बाप्टिस्ट चर्च सेमेट्री में दफना दी जाती है। 64 साल बाद फाइनली इन्हें शांति मिली। और पता है फ्लॉयड की स्टोरी में सबसे यूनिक क्या है? फ्लॉयड ने कई महीनों तक उस केव को अपने हाथों से बनाया और आखिर में वो वहीं दफन हो गया, या फिर कहें उन्होंने खुद अपनी कब्र खोदी। आपने एक और सुना है ना, हिस्ट्री नेवर रिपीट्स व्हाट इट राइम्स। लोग पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। जॉन एडवर्ड जोन्स मजाक में केव के 400 फीट अंदर गए और अपसाइड डाउन पोजीशन में अटके हुए 27 घंटे गुजारी और आखिर में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। और इसमें सिमिलैरिटीज ये है कि जॉन की बॉडी उस नट्टी पट्टी केव में हमेशा के लिए दफन है और उस केव को भी हमेशा के लिए सील कर दी गई है। अब फ्लॉयड कॉलिन की डॉक्यूमेंट्री अब यहीं खत्म होती है एंड फ्लॉयड कॉलिन टिल नाउ ग्रेटेस्ट केव एक्सप्लोरर है। इनकी स्टोरी को डिटेल में कवर करनी मेरे लिए कंपलसरी थी एंड दैट्स वाई ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और थोड़ी लेट भी अपलोड हुई है। और आप लोग कमेंट में बताओ कि ये वीडियो वर्थ इट था या नहीं।
एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब। हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज हैं। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, यू ऑल आर ग्रेट। एंड स्पेशली थैंक यू लुकस फॉर राइटिंग योर आर्टिकल्स ऑन फ्लॉयड कॉलिन, यू आर ब्रिलियंट राइटर।